अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एमर सुमरो। आज फिर से इंटरनेशनल लॉ के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज नंबर 16 है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। बेसिकली इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम 7 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड हैं। नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, where did international law originate and where is international law to be found, when does international law apply, number 6 what does international law cover, number 7 basic rule of international law। तो बेसिकली ये ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे 7 टॉपिक्स जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रिलेटेड हैं। नंबर 1 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ वार और लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को लॉ ऑफ वार भी कहा जाता है, लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एप्लीकेबल होता ही एट द टाइम ऑफ वार, एट द टाइम ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। वो कैसे यूज़ होता है, वो कैसे एप्लीकेबल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। International humanitarian law is the body of international rules which in wartime that the law that regulate the conduct of war। के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की बॉडी है। जब वार कंडक्ट होती है, जब वार लगती है, उस वक्त इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लागू होता है, वो एप्लीकेबल होता है। क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ह्यूमन के रिलेटेड कुछ लॉज हैं जो इंटरनेशनल वार टाइम में जो ह्यूमन हैं उसको कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे, उसके प्रोटेक्ट के हवाले से ये इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है। जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई जंग लगती है, वार लगती है, तो जो ह्यूमन होते हैं उसको परेशानी का सबब बनते हैं, तो उसके लिए, और प्रिजनर ऑफ वार हैं, उसके लिए भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाया गया है कि उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। It is the branch of international law which seeks to limit the effect of armed conflict by protecting persons who are not participant in hostility। तो सिंपली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंटरनेशनल लॉ की ब्रांच है जिसमें कुछ लिमिट्स बताई गई हैं, कुछ लिमिट्स, कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वार चल रहा हो, तो वो पर्सन्स जो जंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो न्यूट्रल है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इस लॉ के तहत हम जो वो पर्सन जो जंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे थ्रू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इट डिफाइन द कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलिजरेंट नेशन, न्यूट्रल नेशन एंड इंडिविजुअल इंगेज इन वारफेयर। तो सिंपली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ डिफाइन करेगा कि जो बेलिजरेंट स्टेट्स हैं, बेलिजरेंट नेशंस हैं, या न्यूट्रल स्टेट्स हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो वारफेयर में इंगेज हैं, उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में हम जस्ट ये पढ़ेंगे कि जो वार के वक्त जंग में जो स्टेट या जो पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया गया है। और वो पर्सन ड्यूरिंग जंग लड़ते हैं, जो प्रिजनर ऑफ वार होते हैं, जो प्रिजनर पकड़े जाते हैं जंग के दौरान, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के। ह्यूमैनिटेरियन लॉ डिराइव्ड कहाँ से हुआ, उसकी सोर्सेस क्या है, ज़रिया कौन कौन सा है। नंबर 1 पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन, जो ट्रीटी, जो एग्रीमेंट हुई स्टेट्स के बीच में, उनमें ये डिसाइड किया गया कि वार के टाइम वो पर्सन जो न्यूट्रल हैं, इंडिविजुअल से जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस होती है, उनको ज़ख्मी किया जाता है, तो इसके हवाले से कोई लॉ बनाया जाए जिसमें उस पर्सन को प्रोटेक्ट दिया जाए। तो इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट हुई थी, एक सोर्स ये है, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है जी। नंबर 2 पे है
कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ या जर्नल प्रिंसिपल ऑफ नेशन। जो इंटरनेशनल लॉ पे कस्टमरी लॉ है जो इंटरनेशनल का, या इंटरनेशनल पे जो सिविलाइज्ड नेशंस है उनके कस्टम से भी जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लिया गया है, या जर्नल प्रिंसिपल जो हैं नेशंस के, ये वही सोर्सेज है जो हम इंटरनेशनल लॉ में पढ़े थे, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसकी भी यही सेम कुछ सोर्सेज हैं। तो नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे है केस लॉ। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी केस हुए उसमें से भी जो है कुछ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लिया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो केसेस हुए उसकी जजमेंट देखी, क्या फैक्ट था, क्या जजमेंट आई, कौन सी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर डिसएग्री हुए थे। तो ये केस भी देख के मद्देनज़र रखते हैं उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन लॉ को बनाया गया है। तो बेसिकली ये 3 सोर्सेज हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की। ठीक है जी। वेयर डिड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ओरिजिनेट, के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ओरिजिनेट कहाँ हुआ? तो सिंपली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो एंशंट सिविलाइजेशन या एंशंट रिलीजियस थे उसके बुनियाद पर, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बुनियाद पर बनाया गया था। और वारफेयर हमेशा इंटरनेशनल लॉ की सब्जेक्ट थी, जिसके ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स एंड कस्टम के कुछ रूल्स जो हैं एप्लीकेबल होते थे। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो यूनिवर्सल कोडिफिकेशन, जो उसको एक कोडिफाई करना शुरू हुए थे 9th सेंचुरी से, कि 9th सेंचुरी में उन्होंने कोडिफिकेशन स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्टेट्स जो हैं ह्यूमैनिटेरियन मसाइल से बहुत फेस कर रही है, इसलिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाया जाए। तो 9th सेंचुरी से उसको कोडिफाई करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन लॉ को एक लॉ कहलाने के लिए स्टार्ट कर दिया था काम। तो बेसिकली जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई वार लगती थी, तो जिस स्टेट के बीच में वार चल रही थी तो लाजमी वार चलेगी, तो उन दोनों के बीच में जो है लाजमी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वार कैसे लगी, किस पॉइंट के ऊपर लगी और क्या क्या हुआ। तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा उस पर, उस स्टेट्स को, और उसके जो है प्रैक्टिकल कुछ रूल्स हैं, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल रूल्स भी ऐड किए गए थे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। जब वार लगी तो लॉ में एक्सपीरियंस होगा, उसको प्रैक्टिकली रूल्स होने के पास आ गए। और जब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बन रहा था तो उस वक्त ये भी कहा गया था कि आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जो रूल्स हैं और मिलिट्री रिक्वायरमेंट जो स्टेट की हैं या मिलिट्री लॉ हैं स्टेट के, उसको मद्देनज़र रखते, उसको दोनों को बीच में बैलेंस रख के फिर आप जो है न्यू रूल्स बनाएं ताकि कंट्रावर्सी ना हो। तो आस्ता आस्ता क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे जो है मेंबर्स बढ़ने लगे ह्यूमैनिटेरियन लॉ के, और कुछ उससे उन्होंने जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उनके रूल्स को एक्सेप्ट किया। तो आस्ता आस्ता इंटरनेशनल लॉ क्या है डेवलप होता हुआ गया, क्योंकि उसमें मोस्टली स्टेट्स कंट्रीब्यूशन कर रही थी, मोस्टली स्टेट्स इसमें ऐड हो रही थी। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आस्ता आस्ता डेवलप हो गया, मोस्टली कंट्रीज़ में जो है एप्लीकेबल होने लगा। अब इस वक्त देखा जाए कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक यूनिवर्सल बॉडी ऑफ लॉ है, जो जिन जिन स्टेट्स ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर सिग्नेचर की है उस स्टेट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो एक यूनिवर्सल बॉडी ऑफ लॉ बन चुकी है इस वक्त, क्योंकि सारे जो मेंबर स्टेट यूनियन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यूनिवर्सली कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ होना चाहिए। तो ये था ओरिजिनेट के इंटरनेशनल लॉ कहाँ कब ओरिजिनेट हुआ। अब आते हैं वेयर इज़ इंटरनेशनल लॉ टू बी फाउंड, कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हमें कहाँ मिलेगा। A major part of international humanitarian law is contained in the 4th Geneva Convention of 1944. Nearly every state in the world has agreed to be bound by them. The convention have been developed as supplemented by 2 further agreements. तो सिंपली जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का मेजर पार्ट जो है वो कंटेंट है, वो बताया गया है 4 जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 के। जेनेवा कन्वेंशन हुई थी 1949 में, 4th जेनेवा कन्वेंशन
1949 में हुई थी, उसमें मेजर जो पार्ट इंटरनेशनल लॉ का वो उसमें है। और नियरली एवरी स्टेट इज़ द वर्ल्ड हैज़ एग्रीज टू बी बाउंड बाय देम। और तकरीबन जो हर स्टेट हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम इस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को एक्सेप्ट करते हैं और हमारे ऊपर बाउंड किया जाए। तो उसके ऊपर कुछ उसकी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की डेवलपमेंट के लिए कुछ दो और एग्रीमेंट की गई थी, कन्वेंशंस की गई थी, जैसे कि द एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ 1977 रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बन गया। उसके बाद दो एडिशनल जो है ना एग्रीमेंट कन्वेंशन हुई थी। नंबर 1 तो प्रोटोकॉल ऑफ 1977, एक 1977 में हुई थी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ ए विक्टिम ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के प्रिजनर ऑफ वार हम कह सकते हैं कि जो विक्टिम हैं उसको ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पकड़ा है या ड्यूरिंग वार के किसी प्रिजनर को पकड़ लिया है, तो उसके प्रोटेक्ट के रिलेटेड जो 1977 में एक कन्वेंशन हुई थी उसके प्रोटेक्ट के हवाले से, ठीक है। अदर एग्रीमेंट प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ सर्टेन वेपन्स एंड मिलिट्री टैक्टिक्स एंड प्रोटेक्ट सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल एंड गुड्स। दीज एग्रीमेंट इंक्लूड। और जो दूसरी एग्रीमेंट हुई थी उसमें यह कहा गया था कि आप जो है कि हम किसी भी पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए आप उसके ऊपर कोई भी वेपन्स यूज़ ना करेंगे, उसके लिए मना की गई थी। उसमें कुछ पर्सन्स की कैटेगरीज, कुछ गुड्स की कैटेगरीज बताई गई थी कि इस पर्सन के ऊपर आपको वेपन्स यूज़ नहीं करना है, और मिलिट्री जो है फोर्स वो भी आपको नहीं लगाना। उसमें कुछ पर्सन को कैटेगराइज किया था, कुछ चीज़ को कैटेगराइज किया था, तो वो कुछ एग्रीमेंट्स उसमें बताया गया था। जैसे कि नंबर 1 पे है दी 1954 कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट प्लस इस 2 प्रोटोकॉल। तो 1954 में एक कन्वेंशन हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि जो पर्सन की कल्चरल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसका भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लगी है या वार लग रही है तो पर्सन्स की प्रॉपर्टी को भी देखा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद 1954 कन्वेंशन के बाद इसमें प्लस में 2 और प्रोटोकॉल, 2 और कन्वेंशंस हुई थी इसके रिलेटेड ही। तो नंबर 2 पे है दी 1972 बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो 1972 में कन्वेंशन हुई थी कि बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर कि आप वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कन्वेंशन डिटेल में आप पढ़ सकते हैं तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये वो कन्वेंशंस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर हुई थी। मैं वो जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर में दे रहा हूँ कि ये एग्रीमेंट इस ईयर में हुई थी और इसमें ये बात की गई थी। तो ये सारी एग्रीमेंट कन्वेंशन जो है रिलेटेड है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से। और इस वक्त इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक्सेप्ट किए जाते हैं एज ए कस्टमरी लॉ। और वो रूल्स एंड वो रेगुलेशंस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की एज ए जर्नल है, जो जिस स्टेट्स ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर सिग्नेचर किए तो वो उसके ऊपर बाउंड है। तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का हमें कहाँ मिलेंगे, तो उसके ऊपर ये कुछ कन्वेंशंस हैं और प्रोटेक्शन के हवाले से बात की गई थी। तो यहाँ हमें जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ मिलेगा। व्हेन डज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई, के इंटरनेशनल लॉ कब अप्लाई होगा, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई कब होगा, अब वो डिस्कस करते हैं। तो सिंपली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ तब अप्लाई होगा जब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो स्टेट्स के बीच में वार चल रही हो, उस वक्त इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई होगा। बट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आपके इंटरनल टेंशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस वो जो है कवर नहीं करेगा। आपके जो इंटरनली को एक्ट ऑफ वायलेंस करता है अगर,
इंटरनली कोई आपका एक्ट वायोलेंस करता है, वायोलेट करता है, तो उसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ नहीं होगा। उसके ऊपर आपका स्टेट का कोई लॉ होगा, वो अप्लाईगा, क्योंकि वो आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंटरनल टेंशन है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक्सटर्नली जो अगर कोई वायोलेट करता है उसके ऊपर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर इंटरनेशनल लॉ पर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, या कोई जंग शुरू हो रही है, या स्टेट्स के बीच में कोई फाइटिंग शुरू हो रही है, तो उसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लागू होगा। तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट था कि इंटरनेशनल लॉ कब लागू होगा। अब आते हैं व्हाट डज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कवर, कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कवर क्या क्या करता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्रोटेक्ट दोज हु डू नॉट टेक पार्ट इन द फाइटिंग। नंबर 1 पे है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ उस पर्सन्स को उन पर्सन्स को या उन स्टेट को प्रोटेक्ट करता है जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइटिंग में, वार में हिस्सा नहीं लेती। ठीक है, सच है, जैसे कि किसी भी स्टेट के सिविलियन हो गए, या उस स्टेट की पर्सनल एक मेडिकल स्टाफ है, या रिलीजियस स्टेट का पर्सनल, या उस स्टेट की पर्सनल जो मिलिट्री है उसके ऊपर उसको जो है ना प्रोटेक्शन दी जाएगी। अगर वो स्टेट वार में, फाइटिंग में हिस्सा नहीं ले रही, तो उसको भी प्रोटेक्ट करेगी इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ उस पर्सन को भी प्रोटेक्ट करेगी जो इंटरनेशनल वार में, फाइटिंग में हिस्सा ले रही है। जैसे कि उस फाइटिंग के दौरान, उस जंग के दौरान कोई पर्सन ज़ख्मी हो जाए, तो उसको भी जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्रोटेक्ट देगी। या किसी स्टेट का जहाज़ तबाह हो जाए, तो उसको भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्रोटेक्ट करेगी। या उस जंग के दौरान कोई प्रिजनर, कोई पर्सन पकड़ा जाए कि प्रिजनर ऑफ वार हो, जंगी कैदी हो, तो उसको भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत प्रोटेक्ट दिया जाएगा। तो इंटरनेशनल लॉ ये चीज़ भी कवर करती है। अब आते हैं बेसिक रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बेसिक रूल्स कौन से हैं। नंबर 1 पे है, तो सिंपली नंबर 1 पे ये है कि वो स्टेट या वो पर्सन जो कॉम्बैट, झगड़े में, वार में, फाइटिंग में हिस्सा नहीं ले रही, या वो हॉस्टिलिटी, या वो स्टेट्स जो पार्ट नहीं ले रही, वार में, कॉम्बैट में पार्ट नहीं ले रही, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट नहीं ले रही, जैसे कि न्यूट्रल स्टेट, तो इस सिचुएशन में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ न्यूट्रल स्टेट को, न्यूट्रल पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 1 रूल ये है। नंबर 2 रूल, अगर ड्यूरिंग फाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई पर्सन पकड़ा जाता है, तो उसने कोई एक्ट ऑफ वायलेशन भी किया हो या रेप्राइसल किया हो, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सिंपली कि एक पर्सन ड्यूरिंग वार, ड्यूरिंग जंग पकड़ा जाता है, तो उसको भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा। नंबर 3 कि कोई भी पर्सन चाहे जंग में हिस्सा ले चाहे ना ले, वो सब्जेक्ट नहीं होगा टॉर्चर का, उसके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाएगा, नहीं उसके ऊपर कोई जुल्म या वेश्यानापन अख्तियार किया जाएगा। नंबर 3 रूल ये है। नंबर 4 रूल क्या है कि वो पार्टीज़ जो कॉन्फ्लिक्टेड हैं, वो पार्टी जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कोई भी लिमिटेड मेथड चॉइस करेंगी अपनी जंग को कंटिन्यू करने के लिए। उसके पास कोई भी अनलिमिटेड मेथड नहीं है, जैसे चाहे वो ऐसे जंग करे, नहीं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में बताया गया है लिमिटेड चॉइस ऑफ मेथड होनी चाहिए। तो बेसिकली ये 4 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं, बट मुझे जो मेन लगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि
प्रिजनर ऑफ वार, जंगी कैदी है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके साथ अच्छे नमूने से ट्रीटमेंट करना। प्रोहिबिटिंग ऑन एक्टिंग ऑन कॉम्बेटेंट नॉन कॉम्बेटेंट के वो स्टेट जो न्यूट्रल है, जो फाइटिंग में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं ले रही, उसके ऊपर अटैक करने के ऊपर भी प्रोहिबिशन की गई है कि प्रोहिबिशन है, मना किया गया, हम नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन इनह्यूमन वेपन्स, और कुछ वेपन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, कुछ वेपन्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसमें मना किया गया है कि आप ये कुछ सर्टेन वेपन्स हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।